राजा विक्रमादित्य एक दिन बेताल को लेकर जंगल की ओर जा रहे थे। रास्ते में बेताल चुप था, कुछ सोचते हुए। विक्रम ने पूछा, आज तुम चुप क्यों हो? क्या तुम मुझे कहानी नहीं सुनाओगे? बेताल ने धीमे स्वर में कहा, राजन, आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मुझे स्वयं भी डराती है। यह कहानी एक ऐसे वंश के बारे में है जिसने अपनी शाही सत्ता को खो दिया और एक अदृश्य शत्रु के हाथों अपनी पूरी पहचान मिटा दी। यह शापित वंश आज भी भटक रहा है। मैं खुद भी इस कहानी का हिस्सा था, लेकिन मैंने इसकी सच्चाई कभी नहीं जानी। तुम इसे सुनो और फिर मुझे बताओ कि क्या तुम इसे सही समझते हो या नहीं। कई साल पहले कांतिपुर नामक एक राज्य था। वहां के राजा महाराज रघुनाथ थे, एक वीर, न्यायप्रिय और समझदार शासक। उनके पास एक अद्भुत सिंहासन था जिसे प्रकाश सिंहासन कहा जाता था। इस सिंहासन में एक जादुई शक्ति थी जो केवल उसी व्यक्ति के पास आती थी जो दिल से शुद्ध और न्यायप्रिय हो। महाराज रघुनाथ का एक पुत्र था, राजकुमार विक्रांत, जो एक सशक्त और साहसी युवा था। विक्रांत ने एक दिन वह सिंहासन छुआ और उसे वही जादुई शक्ति प्राप्त हुई। लेकिन उसी क्षण से राज्य में एक अजीब घटना घटने लगी। हर रात महल के आसपास अदृश्य आवाजें सुनाई देने लगीं। रात्रि को महल की दीवारें हिलने लगीं। लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। धीरे धीरे पूरे राज्य में अदृश्य शत्रु का भय फैलने लगा। राजकुमार विक्रांत ने एक दिन रात को महल के उस कमरे में जाने का निश्चय किया जहां सिंहासन रखा था। जैसे ही वह कमरे में पहुंचा, उसने देखा कि सिंहासन के पास एक भूतिया चेहरा चमक रहा था जिसकी आंखें जल रही थीं। विक्रांत ने शेर की तरह साहस दिखाया और पूछा, तुम कौन हो और क्यों हम पर यह संकट डाल रहे हो? भूत ने धीरे धीरे कहा, मैं उस सिंहासन का पूर्व स्वामी था और मैं वह शापित आत्मा हूं जिसे इस सिंहासन से वंचित किया गया। यही सिंहासन कभी मेरे पूर्वजों का था और जब उन्होंने अन्याय किया तो मेरे परिवार पर शाप पड़ा। हम तुम्हारी सहायता चाहते हैं ताकि इस शाप को समाप्त किया जा सके। लेकिन ध्यान रखना, यह शाप तभी समाप्त होगा जब तुम्हें वह अदृश्य शत्रु मिल जाएगा जो हमारे वंश के अंत का कारण बना है। विक्रांत ने गहरी सोच में डूबते हुए सवाल किया, क्या वह शत्रु कोई इंसान है या फिर कोई और? भूत ने जवाब दिया, वह कोई इंसान नहीं है, बल्कि एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो सिर्फ चुपके से नुकसान पहुंचाती है। यह शक्ति आपके राज्य की धर्म व्यवस्था को खत्म करने के लिए काम कर रही है और जब तक यह शक्ति समाप्त नहीं होती, तब तक आपका वंश हमेशा बर्बाद रहेगा। राजकुमार विक्रांत ने ठान लिया कि वह इस अदृश्य शत्रु का पता लगाएगा। उसने अपने सबसे भरोसेमंद योद्धाओं और मंत्रियों को साथ लिया। उन्होंने रातों रात राज्य के हर कोने में इस अदृश्य शत्रु का पीछा किया, लेकिन कुछ भी न मिला। फिर उसने एक तांत्रिक को बुलाया जो पुराने रहस्यों का जानता था। तांत्रिक ने विक्रांत से कहा, राजकुमार, यह शत्रु तंत्र शक्ति से जुड़ा हुआ है और यह केवल ध्यान से पकड़ा जा सकता है। तुम्हें एक विशेष मंत्र का जाप करना होगा जो तुम्हें शत्रु का मार्ग दिखाएगा। राजकुमार विक्रांत ने पूरी श्रद्धा के साथ मंत्र जाप करना शुरू किया। अगले दिन उसे एक काले घने बादल के रूप में शत्रु का रूप दिखाई दिया। यह बादल धीरे धीरे महल के पास आकर एक रूप धारण करने लगा। वह शत्रु एक अदृश्य व्यक्ति था जो अपने शाप से अपने अस्तित्व को नष्ट कर चुका था। बेताल ने बीच में विक्रम से पूछा, राजन, अब बताओ, क्या विक्रांत ने सही किया? उसने अपने वंश के शाप को समाप्त करने के लिए उस अदृश्य शत्रु को पकड़ लिया जिससे राज्य को शांति मिल गई, या उसे वह शत्रु छोड़ देना चाहिए था ताकि वह फिर कभी किसी वंश को नुकसान न पहुंचा सके, क्योंकि वह शापित था? राजा विक्रम ने गहरी सोच के बाद उत्तर दिया, राजकुमार विक्रांत ने सही किया, क्योंकि कभी-कभी धर्म और राज्य की रक्षा के लिए उस शत्रु से निपटना जरूरी होता है जो समाज को खंडित करने की कोशिश करता है। वह शत्रु न केवल उस वंश का था, बल्कि वह संपूर्ण राज्य के लिए खतरा बन चुका था। इसीलिए उसे समाप्त करना और उसके शाप को दूर करना ही उचित था। यह वही कर्तव्य था जो एक राजा का होता है। राजकुमार विक्रांत ने अंततः उस अदृश्य शत्रु को पकड़ा
और राज्य में शांति स्थापित की। लेकिन वह कभी नहीं जान पाया कि शापित वंश और अदृश्य शत्रु की कहानी समाप्त होने के बावजूद कहीं न कहीं विक्रम और बेताल का अपना रहस्य भी छुपा हुआ था। रात घनी थी, चांदनी धुंधली हो चुकी थी। विक्रम ने जैसे ही बेताल को उठाया, बेताल मुस्कुराया और बोला, राजन, इस बार हम जा रहे हैं एक ऐसे गांव की कहानी में जो आज भी मौजूद है, पर जिसे कोई देख नहीं सकता। इस गांव में हर व्यक्ति एक ही सपना देखता है, और जो जाग जाता है वह हमेशा के लिए सो जाता है। बहुत समय पहले उन्मनपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। कहा जाता है कि उस गांव के लोग इतने शांति प्रिय थे कि उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, कभी चोरी नहीं की। उनकी सच्चाई और भक्ति देखकर स्वयं एक सिद्ध योगी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम्हारा जीवन अब स्वप्न के समान होगा, पीड़ा रहित, चिंता रहित। लेकिन इस स्वप्न को कोई तोड़ेगा तो वह न स्वयं बचेगा न तुम। शुरुआत में सबने इसे एक कहानी समझा, लेकिन धीरे धीरे पूरा गांव सपनों में जीने लगा। लोग सोते रहते और नींद में ही काम करते, खेत जोतते, पूजा करते, और सपनों में ही विवाह, उत्सव, मृत्यु सब हो जाता। एक यात्री वहां पहुंचा, नाम था रणविजय। वह उस गांव की प्रसिद्धि सुनकर वहां पहुंचा और देखा सब सो रहे हैं पर मुस्कुरा रहे हैं। उसे शक हुआ। उसने एक व्यक्ति को जोर से झंझोरा और कहा, जागो, ये सब सपना है। जैसे ही वह व्यक्ति जागा, उसकी आंखें काली हो गईं और वह तुरंत मर गया। उसके मुंह से एक ही शब्द निकला, हम जानते थे। जब विक्रम को यह बात पता चली तो उसने बेताल से कहा, अगर यह सच है कि सपना सब कुछ है, तो मैं उस गांव में खुद जाकर जानना चाहूंगा कि सपना कहां खत्म होता है। विक्रम उस गांव पहुंचा और उसने रात वहीं बिताने का निर्णय किया। रात होते ही विक्रम ने सपना देखा। उसने देखा कि वह उसी गांव में जन्मा, बड़ा हुआ, राजा बना, युद्ध लड़ा, बूढ़ा हुआ और मर गया। फिर उसकी आंख खुली, पर वह अब भी सपना था। दूसरी बार सपना शुरू हुआ। इस बार विक्रम एक सन्यासी बना, तपस्या की और अंत में मोक्ष पाया। फिर आंख खुली, पर वह अब भी सपना था। ऐसे ही कई जीवन, कई रूप, कई कथाएं विक्रम ने देखी। वह समझ नहीं पा रहा था क्या असली है और क्या सपना। तभी एक वृद्ध साधु उसकी ओर आया और बोला, राजन, यह गांव माया का प्रतीक है। जो यहां से सत्य लेकर निकल गया वो साक्षात मुक्त हो गया, पर जो यहां सिर्फ प्रश्न लेकर आया वह स्वप्नों में फंस गया। अब बेताल बोला, राजन, बताओ, रणविजय ने एक व्यक्ति को जगाकर मारा, पर क्या वह हत्यारा था या सत्य का दाता? और अगर एक सपना इतना सुंदर हो कि वह दुख से बचा ले, तो क्या उसे तोड़ना चाहिए? विक्रम ने कहा, सपना कितना भी सुंदर हो, वह अगर सत्य को ढंकता है तो वह बंधन है। रणविजय हत्यारा नहीं था, वह क्रूर सत्य का वाहक था। हर इंसान को सच जानने का अधिकार है, चाहे वह कितना भी पीड़ादायक क्यों ना हो, लेकिन वह सत्य बिना समय के नहीं दिया जा सकता। इसलिए जागृत करना भी एक कला है। बेताल गहरे स्वर में बोला, राजन, तुमने सपना देखा और उससे बाहर भी आए। अब तुम किसी भी भ्रम को पहचान सकते हो, पर अगली बार क्या तुम खुद को पहचान पाओगे जब मैं तुम्हारा ही रूप बन जाऊं?